हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और जिसके अंदर हम लोग समझेंगे केन्स का अभोग का मनोवैज्ञानिक नियम, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ ही आप शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र और सार्वजनिक वित्त और भारतीय अर्थव्यवस्था के हिंदी के अंदर काफी सारे लेक्चर जो है अपलोडेड है। तो आप उसको भी जो है सब्सक्राइब कर सकते हो। ये मेरी ऐप है एडुसम ऐप, जिसको गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ आप डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है ये कॉमर्स इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, और इसी तरह समष्टि अर्थशास्त्र का स्ट्रक्चर कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो केन्स का साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या है, अभोग का मनोवैज्ञानिक नियम क्या है। तो केन्स का आधारभूत नियम जो है, इस नियम के मुताबिक जब आय बढ़ती है तो अभोग भी बढ़ता है। जब हमारी इनकम के अंदर बढ़ोतरी होती है तो अभोग भी, हमारा कंजम्पशन भी बढ़ता है। परंतु अभोग में होने वाली वृद्धि आय में होने वाली वृद्धि से कम होती है, क्योंकि जब हमारी आमदन बढ़ती है तो जिस रेशो से हमारी आमदन बढ़ती है उस रेशो के अंदर हमारा कंजम्पशन के अंदर वृद्धि नहीं होती। अभोग में जो होने वाली वृद्धि है वो आय में होने वाली वृद्धि से कम होती है। तो ये समाज की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति इस प्रकार की है कि जब कुल वास्तविक आय में वृद्धि होती है तो कुल उपभोग में भी वृद्धि होती है, बढ़ता है, हमारा उपभोग भी पहले से बढ़ता है, परंतु उस रेशो में नहीं बढ़ता जिस रेशो के अंदर हमारी आय जो है बढ़ती है। The psychology of the community is such that when aggregate real income is increased, aggregate consumption is also increased, but not by so much as income. तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि समाज की मनोवैज्ञानिक जो दशा है उसके अंदर जब उनकी कुल वास्तविक आमदन जो है बढ़ती है तो हमारी जो है कंजम्पशन भी बढ़ती है, लेकिन उस रेशो से नहीं बढ़ती जिस रेशो से हमारी आय बढ़ती है। केन्स के मुताबिक ये मनोवैज्ञानिक का आधारभूत नियम है, जिस पर प्रथम मानव स्वभाव के ज्ञान तथा अनुभव की विस्तृत तथ्यों के आधार पर अत्यधिक विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि जब उसकी औसतन आय वृद्धि होती है तो उपभोग में भी वो वृद्धि करने के इच्छुक होते हैं, पर जिस रेशो के अंदर आय में वृद्धि होती है उस रेशो के अंदर उपभोग में वृद्धि नहीं होती। तो हम ये कह सकते हैं कि स्मार्ट जो हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ये पॉजिटिव होती है, परंतु ये 1 से कम होती है। The fundamental psychological laws upon which we are entitled to depend with great confidence, both if derived from our knowledge of human nature, from the detailed facts of experience, that men are disposed as a rule on an average to increase their consumption as their income increases, but not by much as increasing the income. तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जिस रेशो के अंदर हमारी औसत आमदन बढ़ती है, ये तथ्यों के आधार पर और जो मानव को हमने स्टडी किया है उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जिस रेशो के अंदर हमारी इनकम इंक्रीज होती है उस रेशो के अंदर हमारी कंजम्पशन इंक्रीज नहीं होती। तो ये जो लॉ है कुछ मान्यताओं के ऊपर बेस्ड है। इसकी जो कुछ अजम्पशन, 3 अजम्पशन है, और पहली अजम्पशन जो है आधारभूत है, बाकी दोनों जो है उसी से ड्राइव होती हैं। मनोवैज्ञानिक तथा संस्थागत अवस्था में परिवर्तन नहीं। नो चेंज इन साइकोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल कॉम्प्लेक्स। देखो आय के अंदर चेंज होती है, उसके अलावा जो दूसरी संस्थागत अवस्थाएं होती हैं जैसे जनसंख्या है, मनुष्य की आदतें हैं, रुचियाँ हैं, फैशन है, रीति-रिवाज है, आय का वितरण है, कीमतें हैं, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो है सामान्य परिस्थिति है, नॉर्मल कंडीशन है। अर्थव्यवस्था के अंदर सामान्य स्थिति है, उसके अंदर कोई युद्ध नहीं है, कोई छूत युद्ध नहीं है, कोई महामंदी नहीं है, कोई तेजी नहीं है, कोई राजनीतिक उथल-पुथल नहीं है। तो वहाँ पे एक सामान्य परिस्थिति के अंदर ये जो लॉ है, वो एप्लीकेबल है।
और उसी तरह जो तीसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित संपन्न पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है। तो ये जो नियम है ऐसी अर्थव्यवस्था पर लागू होता है जो पूर्ण रूप से मुक्त होती है, संपन्न होती है, जहाँ पे क्या होता है कि सरकार जो है हस्तक्षेप नहीं करती। इसकी हम व्याख्या की जैसे देखो, चाहे हमारी इनकम नहीं भी होती तो भी हम कंजम्पशन करते हैं, जिसको हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन कह सकते हैं। तो यहाँ पे शुरू के अंदर हम देख रहे हैं कि जैसे जब इनकम ज़ीरो है तो भी हम जो है 50 करोड़ स्पेंड करते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी पास्ट सेविंग होती है वो यूज़ हो जाती है। और उसी तरह ही जब हमारी इनकम 50 है तो उस वक़्त हमारी कंज़म्पशन 75 है तो हम प्रीवियस जो हमारी सेविंग है उसको यूज़ करते हैं। 100 के ऊपर क्या होता है कि हमारी कंज़म्पशन इनकम जब 100 है तो कंज़म्पशन भी 100 है, तो वहाँ पे हमारी सेविंग ज़ीरो हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि हमारी इनकम बढ़ती जाती है 50 से लेकिन हमारी कंज़म्पशन जो है ये 25 से इंक्रीज़ होती है। हमारी इनकम जो होती है दैट इज़ इक्वल टू कंज़म्पशन प्लस सेविंग। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे-जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, कंज़म्पशन भी बढ़ती है, बट उस रेशियो के अंदर नहीं बढ़ती, उसका कुछ हिस्सा जो है सेव हो जाता है। तो हम ग्राफ के अंदर भी इस तरह से शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इनकम लेते हैं, यहाँ पे हम कंज़म्पशन एंड सेविंग लेते हैं। तो ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई है जो कि 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाती है। तो हमारा कंज़म्पशन का जो कर्व है वो ओरिजिन से शुरू नहीं होता है, इस बिंदु से शुरू होता है। इसका मतलब होता है ऑटोनॉमस कंज़म्पशन कि हमारी अगर जो है इनकम ज़ीरो भी है तो भी हम कुछ ना कुछ खर्च करते हैं। और उसी तरह यहाँ पे जो है सेविंग हमारी ये जो है नेगेटिव है। तो हम यहाँ पे जो जब हमारी इनकम नहीं होती तो ये सेविंग जो होती है हम कंज़म्पशन के ऊपर स्पेंड करते हैं। तो यहाँ पे कंज़म्पशन जब इनकम के बराबर हो जाती है तो सेविंग जो है ज़ीरो हो जाती है और उसके बाद सेविंग जो है इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है। तो हम देखते हैं कि हमारे इनकम के अंदर जो वृद्धि होती है, जैसे Y1 से Y2 हुई है तो कंज़म्पशन जो है उतनी नहीं हुई। कंज़म्पशन जो है E से लेके ये Y2 है और बाकी हिस्सा सेव हो जाता है। तो उसी तरह हम देखते हैं जब हमारी इनकम Y2 से Y3 होती है, लेकिन कंज़म्पशन जो है उसी रेशियो में कंज़म्पशन बढ़ती है, बट उसी रेशियो में नहीं बढ़ती। तो हमारी जो कंज़म्पशन है वो इतनी है और इनकम हमारी इतनी है। तो बाकी हिस्सा जो है सेव होना शुरू हो जाता है। तो इस नियम का जो कथन है कि कुल उपभोग में कुल आय की अपेक्षा कम वृद्धि होती है। जब हमारी आय बढ़ती है तो उपभोग भी बढ़ता है बट उस रेशो से नहीं बढ़ता जिस रेशो से हमारी आमदन बढ़ती है। इसका कारण ये होता है कि लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पहले से ही पूरी होती है। तो जब आय बढ़ती है तो उपभोग का खर्चा इतना ज्यादा नहीं बढ़ता। कुछ अल्पकाल के अंदर क्या होता है कि लोगों की जो हैबिट्स है, रुचियां हैं वो भी कांस्टेंट होती है। तो आय की वृद्धि को हम भोग और बचत के अंदर बाँट सकते हैं। जैसे ये चेंज इन इनकम है, तो ये चेंज इन भोग है, ये चेंज इन बचत है। तो कुल आय में वृद्धि के कारण बचत और उपभोग में पहले से कमी नहीं हो सकती। जब भी आय वृद्धि होती है, तो सेविंग भी बढ़ती है, कंज़म्पशन भी बढ़ती है। उपभोग के अंदर उस रेशो से नहीं बढ़ती जिस रेशो के अंदर इनकम बढ़ती है। बट ये नहीं होता कि आमदन बढ़ जाए तो हमारा उपभोग भी कम हो जाए और सेविंग भी कम हो जाए। तो उपभोग भी बढ़ता है और बचत भी बढ़ती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम है, इसके जो निष्कर्ष है अथवा उपभोग प्रवृत्ति या उपभोग फलन का महत्व जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे जो निवेश है हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखो अल्पकाल के अंदर जो है हमें पता है कि जो हमारी कुल मांग है उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, अभोग होता है तथा निवेश होता है। अभोग को हम नहीं बढ़ा सकते क्योंकि अभोग स्थिर होता है अल्पकाल के अंदर। तो इसलिए क्या होता है कि अगर हमने रोजगार को बढ़ाना है तो हमें निवेश करना पड़ता है। देखो कुल आय बढ़ने पर अभोग में उतनी वृद्धि नहीं होती जिस रेशो के अंदर आय में बढ़ोतरी होती है। तो जिसके कारण क्या होता है कि जितना उत्पादन होता है वो सारा का सारा खरीदा नहीं जाता, उनमें से कुछ माल बच जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है वो 1 से कम होती है और जिसके कारण क्या होता है कि हमारा काफ़ी सारा माल बच जाता है और जिसके कारण क्या होता है कि अति उत्पादन हो जाता है
और प्रोड्यूसर जो है अपना काम कम करने की कोशिश करते हैं, तो जिससे क्या होता है कि लोगों को वो हटा देते हैं, तो लोगों के अंदर जो है बेरोज़गारी पाई जा